एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी मां के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मां को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी मां की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा न बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है, जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता न करें, मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन
किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। और ध्यान रखना, समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना माँ। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है। माँ, वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती है। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। चाची जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं? चाची जी, हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला अपने बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोलकर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं। तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं
उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वो सभी लोग रहते थे। आकाश की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। आकाश की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। आकाश की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा बहुत ही भीड़ रहती थी। आकाश अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। आकाश की पत्नी प्रमीला बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति आकाश की फैक्ट्री में मदद भी किया करती थी। आकाश की बेटी सुरभि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की ही थी। सुरभि भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह प्रमीला घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी, आप टेबल पर बैठिए, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। प्रमीला टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसकी बेटी सुरभि भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। गुड मॉर्निंग डैडी एंड गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में चीज सैंडविच बनाई है और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह वो तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सुरभि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। फिर प्रमीला भी घर के सारे काम खत्म करके आकाश की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब सुरभि स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को जब प्रमीला और आकाश दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आकाश की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग आकाश को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं। जब पड़ोस के लोग सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुरभि घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला सुरभि को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक सुरभि अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन सुरभि को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन सुरभि सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि सुरभि अभी बहुत छोटी थी इसलिए सुरभि को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम प्रकाश था वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में सुरभि की मदद करते हैं।
ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब सुरभि बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है। तो वो अपने अंकल प्रकाश से कहती है, अंकल, आपने मेरे बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के बिजनेस को खुद ही संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता आकाश और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया था और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो। अरे अंकल, आप ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। देख सुरभि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे ये हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास फैक्ट्री के हिस्सेदार होने का कोई भी सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। प्रकाश एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर सुरभि को दिखाता है, परंतु सुरभि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर्स नकली हैं। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। प्रकाश डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाती है। अब प्रकाश इन सब का बदला सुरभि से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो सुरभि से बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन सुरभि अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी प्रकाश मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह सुरभि आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। सुरभि अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और अपने घर वापस चली जाती है। सुरभि अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन सुरभि सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान ही दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो सुरभि, फिर तुम ये कायरों वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से हार मान जाओ। आपको तो सब कुछ पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में मैं किसके सहारे जीऊं? यहाँ कदम कदम पर धोखेबाज लोग रहते हैं। सुरभि, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? सुरभि, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो वापस नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। सुरभि उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। सुरभि जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। सुरभि उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है, सुरभि बेटी, तुम्हारे इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, साथ ही साथ ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे कपड़े देगा।
तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें देगा। ये सुन और देखकर सुर भी बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है। उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर सुर भी बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। माँ, मुझे इस पुलिया में नहीं रहना। प्लीज चलो ना माँ, अपने घर चलते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ गरीब को। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं अपनी बेटियों को पेट भर खाना भी खिला सकूं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। ममता एक गरीब तबके की औरत है। कुछ समय पहले वो एक झुग्गी के कच्चे मकान में रहती थी जिसका महीना भाड़ा 1000 रुपए था। मगर ममता के पास इतने पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण एक दिन वो छत भी उन गरीब माँ और उसकी तीनों बेटियों के सर से छीन गई और वो ठंड में घूमते हुए पाइपलाइन के पास आ पहुँची जो कि अब उनका घर बन चुका था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है और ये पाइपलाइन दोनों तरफ से खुली हुई है। लगता है आज तो ठंड में हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहते काजल, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अपनी तीनों बेटियों को ठंड से बचाने के लिए ममता पाइपलाइन से बाहर आती है जहाँ उसे लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। ममता पाइपलाइन के खुले हुए मुंह को उससे ढक देती है। वो कभी अपने फटे हुए आंचल से उन्हें ढकती तो कभी उनके हाथ मलती है। थोड़ी गर्माहट मिलने पर तीनों गरीब बेटियां सो जाती हैं। इस वक्त ये तीनों सो रही हैं। तब तक मैं कुछ खाने को देखती हूँ। पिछले कई दिनों से भूखी है मेरी बेटियाँ। ममता की इन बातों में उसकी गरीबी की झलक उभर आई थी। उस गरीब माँ के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई शॉल स्वेटर थी और ना ही पैरों में चप्पल। पूरी सड़क पर बर्फ की सिल्ली बिछी हुई थी जिस पर चलकर उस बेचारी के पाँव जमते जा रहे थे। ठंड उसके तलवे से चेहरे पर चढ़ चुकी थी। इतनी ठंड में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, मगर मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। कुछ दूर चलने पर उस गरीब माँ के लड़खड़ाते हुए कदम खाने के एक ठेले पर ठहर जाते हैं। अरे लो भैया, उठाओ सर्दियों में गर्मा गर्म अंडा भुर्जी का स्वाद। अरे कहो बहन जी, कितने प्लेट अंडा भुर्जी कर दूं? 3 प्लेट अंडा भुर्जी कर दो भैया। चलो फिर झट से 150 रुपए निकालो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गंगू उस गरीब माँ को सर से पाँव तक घूर कर देखता है। अरे तेरे बाप का ठेला है क्या जो फ्री फोकट में अंडा भुर्जी ठूसने को चाहिए? चल फुट यहाँ से। ठेले वाले की भगाने पर वो गरीब माँ आगे बढ़ जाती है। वो सभी से मदद मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तू देख रहा है ना भगवान, आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। यहाँ कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरा पति छीन लिया, फिर बेघर कर दिया और अब दाने दाने का मोहताज कर दिया। इससे अच्छा तो तू मुझ गरीब को ही उठा ले। अपनी गरीबी पर रोते हुए ममता सड़क पर बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास रुकती है। तभी विक्रम नाम का एक आदमी उसे एक शॉल और कुछ खाने का सामान देकर कहता है, ये लो बहन, ये शॉल ओढ़ लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुझे जल्दी से खाना लेकर अपनी बच्चियों के पास पहुंचना होगा। बेचारी गरीब माँ बिना वक्त गवाए अपनी बेटियों के पास आने के लिए बढ़ने लगती है। तभी सड़क के किनारे उसे एक बीमार बूढ़ी औरत थरथराती हुई नजर आती है।
बचाओ बेटी, मेरी मदद करो। बुढ़िया माँ की हालत तो बहुत ही गंभीर है, मैं ये शॉल उन्हें उड़ा देती हूँ। ममता बिना अपनी परवाह किए उस बुढ़िया को शॉल उड़ा देती है। तभी वो बुढ़िया खाना छीनकर खाने लगती है। अब क्या करूँ, खाना तो अम्मा ने ले लिया, लगता है ये बहुत भूखी थी। आज भी मुझे और मेरी गरीब बेटियों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हताश होकर ममता ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो बुढ़िया बोली, बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है, आज से तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। ममता बुढ़िया की बात पर खास ध्यान न देकर पाइपलाइन पर लौट आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। अपनी गरीब माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर अचानक काजल का मुंह खुल जाता है, जिसमें से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलने लगती है, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसी जादूगरी है? काजल दीदी, ये तुमने कैसे किया? हमें भी ये जादू सिखाओ ना। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। इस खाने की थाली से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो ना खाना खाते हैं। आप भी खाओ ना माँ, आज तो खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी कि आपको मन मारना पड़े। 10 साल की मिस्टी की ये बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल भर आता है। फिर सभी साथ मिलकर उस अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं। तभी रात का अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तभी हाथ पांव मलते हुए मिस्टी बोलती है, आज कितने दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी पेट भरकर। काश ऐसा भी कोई जादू होता कि सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े और कंबल मिल जाते तो हम मजे से सोते। जैसे ही मिस्टी ये इच्छा बताती है कि एक सुनहरी रोशनी मिस्टी के इर्द गिर्द नाचने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर शॉल, स्वेटर और एक बड़ा सा कंबल बाहर आ जाता है। ये कैसी लीला है? अचानक मुझ गरीब की बेटियों में ये जादू कहाँ से जाग गया? अचानक ममता को उस बुढ़िया की कही हुई बात याद आ जाती है। इसका मतलब इस जादू की असल जड़ उस बूढ़ी अम्मा के कहे शब्द थे। माँ किस सोच में पड़ गई? चलो ना सोते हैं। अपनी जादुई बेटियों के कारण कई रातों के बाद गरीब ममता को चैन की नींद नसीब होती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और जब कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होती तो वो अपनी जादुई बेटी को बोलती। फिर एक दिन, माँ, जैसा कि आपकी दोनों बेटियाँ जादुई हैं, मगर हमारे अंदर सिर्फ कपड़े और खाने का जादू है। काश कि एक अनोखा जादू भी होता कि हमारे अंदर पैसे या घर बनाने का जादू होता तो हमें इस पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ता। माँ, हाँ माँ, इस पाइपलाइन में रहकर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर रात हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। काश कि हमारे पास भी एक घर होता। अपनी दोनों जादुई बेटियों की आंखों में जगी अपने घर की आस ममता की आंखों में खटकने लगती है और वो कहती है, जब मेरी 2 बेटियां जादुई वरदान से भरी हैं, तो जिया में भी कोई जादू जरूर होगा। एक गरीब की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब जिया में घर बनाने का जादू है। ममता के इतना कहते ही उसकी तीसरी बेटी के दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं और उसकी जुबान से शब्द निकलता है। इसी पर ये पाइपलाइन एक सुंदर से घर में ढल जाए। जिया के ऐसा कहते ही पाइपलाइन गायब हो जाती है और एक सुंदर सा बड़ा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच ये सुंदर घर मेरी नन्ही हाथों ने बनाया है? हाँ हाँ मेरी छुटकी, ये तेरा ही जादू है। चलिए माँ, अंदर चलकर देखते हैं आपकी सबसे छोटी बेटी के हाथों की रचना।
इसके बाद वो गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ उस घर में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थीं। उस घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिस पर फल लगे हुए थे, जिसके डाल पर बैठी चिड़िया उनका स्वागत कर रही होती है। एक बड़ी सी रसोई उनकी राह देख रही थी। वो पल उस गरीब माँ और उसकी जादुई बेटियों के लिए किसी ख्वाब के जैसा था। देखो माँ, अब हमारे सर पर चढ़ा गरीबी का सूरज ढल गया है और एक नई जिंदगी हमारे सामने है, जहाँ रात की चिंता नहीं। हमने अपनी खुशियाँ खोज ली माँ, अब हम गरीब नहीं रहे। ये सुनकर गरीब ममता रोते हुए अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर बोलती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों इस गरीब माँ का शरण स्थान बन जाओगी। उस दिन के बाद से वो गरीब माँ अपनी तीनों जादुई बेटियों के साथ उस सुंदर से घर में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगती है और साथ ही गरीब लाचार लोगों की बढ़ चढ़कर मदद भी करती है, क्योंकि उसने और उसकी गरीब बेटियों ने वक्त की बेवक्त मार झेली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।